जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बैलेंस शीट एक ऐसा भारी भरकम वर्ड है जिसे कि मैच करने में पसीने छूट जाते हैं, जिसे समझने के अंदर बहुत सारी कठिनाई आती है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं आप अपनी बैलेंस शीट खुद बना पाएंगे। इतनी भी हार्ड नहीं होती है। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक एसेट होता है और एक लायबिलिटी होता है। दोनों साथ साथ में चलेंगे, एक तरफ का बढ़ेगा तो दूसरी तरफ का भी बढ़ेगा, दोनों मैच होने जरूरी है। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई कमी करी है। तो ये बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं दोस्तों? एक मैन्युफैक्चरर होगा, वो फिर माल बनाएगा, उसके बाद माल को बेचेगा, फिर उसके खर्चे बुक करेगा, फिर अपनी बैलेंस शीट बनाएगा। अगर एक ट्रेडर है तो वो माल खरीदेगा, बेचेगा, फिर उसके खर्चे बुक करेगा, फिर उसकी बैलेंस शीट बनाने वाला है। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्रेडिंग नहीं करता है, सर्विस नहीं देता है और फिर भी जैसे कि मान लीजिए एक जॉब पर कोई व्यक्ति काम करता है, तो क्या वो भी अपनी बैलेंस शीट बना सकता है? जी हाँ, अपने आप खुद अपने हाथों से आप बैलेंस शीट बना पाएंगे अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हम अब आपको बैलेंस शीट बताने वाले हैं। हालांकि थोड़ा भारी भरकम होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L है, लायबिलिटी शेड्यूल, एसेट शेड्यूल, या सिर्फ और सिर्फ P&L आप बनाना चाहते हैं तो काफी तरह की चीजें हैं। लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। दोस्तों बैलेंस शीट अभी आपको पता होगा, एक तो होता है कॉर्पोरेट एंटिटी जो कि पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। इनके लिए नया फॉर्मेट हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने रेकमेंड किया था, लेकिन हम आपको पुराने फॉर्मेट के हिसाब से बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप कोई फर्म है तो यहाँ पे आपका नाम, आपकी फर्म का नाम आ जाएगा। जैसे कि अगर आप राम है और आपकी कंपनी का नाम राम एंड कंपनी है तो राम एंड कंपनी आ जाएगा। न्यू दिल्ली के अंदर अगर आपका ऑफिस है तो यहाँ पे आ जाने वाला है। इसके बाद बैलेंस शीट एज एट 31/3/2025। बैलेंस शीट में ये काफी सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे आपको भारी भरकम लग रही होगी, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। बैलेंस शीट आपको पता होगा एक पर्टिकुलर तारीख को बनती है। जैसे कि अभी 31 मार्च 2025 हमारा साल खत्म हुआ था, 31/3/2025 को बनेगी। अगर आप अपनी ITR 1 भरने वाले हैं, कौन कौन सी इनकम पे कौन कौन सी ITR भरते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो कोई फीडिंग आपकी बैलेंस शीट की नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर आप ITR 2 भरते हैं, म्यूचुअल फंड में या एग्रीकल्चर इनकम में या इस तरह की कोई भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कमाई करी, तो आपको ITR 2 के अंदर भी किसी तरह की कोई बैलेंस शीट का यहाँ पे डिटेल नहीं डालनी है। बात करते हैं ITR 3 अगर आप भरते हैं तो कंप्लीट फीडिंग आपको करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट P&L आपको फीड करना पड़ेगा। और ITR 4 भरते हैं, ये भी बिजनेस की होती है। ये दोस्तों आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में कुछ डेटा यहाँ पे आपका जाने वाला है, डिटेल के अंदर नहीं जाएगा। अगर आपको ITR या बैलेंस शीट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे को दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। अब हम आपको बैलेंस शीट पर पहले नहीं लेके आएंगे, इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पर हम आपको लेके आने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पर आने के बाद में आपको काफी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने GST नंबर ले रखा है, आपको यह भी पता होगा अगर पूरे साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा की सर्विस देते हैं या आप 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हैं तो GST नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाने वाला है। अगर आपने GST नंबर ले रखा है तो GSTR रेगुलर के अंदर GSTR 3B, GSTR 1, GSTR एनुअल की 9 रिटर्न आप भरते होगे। अगर आप कंपोजिशन में हो तो CMP 08 या GSTR 4 की रिटर्न भरते हो। तो यहाँ पे जो डेटा गया है उसको आपको अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में दिखाना है। अगर आपकी सेल या सर्विस 20 लाख या 40 लाख से कम है तो आप MSME या कोई भी और फूड लाइसेंस वगैरह का रजिस्ट्रेशन लेकर के आप अपनी फर्म बना सकते हो। अब दोस्तों 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, मतलब कोई माल बनाते हैं, जिसको हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी आपके लिए हो जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, होलसेलर या रिटेलर हैं, माल बेचते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि हम बात करें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो हमने यहाँ पे ओनली P&L का आपको दिया है, यहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हैं। ये एक्सेल की शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाली है। कैपिटल अकाउंट ये पूंजी अकाउंट होता है दोस्तों। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते, ट्रेडिंग भी नहीं करते, P&L आपका कोई भी सेल परचेज नहीं है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और लास्ट के अंदर जाकर के आपकी बैलेंस शीट बनने वाली होती है। तो मैं अब यहाँ पे आपकी फर्म का नाम मैंने आपको बता दिया, आपकी शहर का नाम बता दिया और आप अपने प्रोप्राइटर का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, GST नंबर, MSME भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों शेड्यूल है हमारा गुड्स अकाउंट का, जो पार्ट बनेगा P&L का, ये है 31 मार्च 2025 का। अब मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही तरह का आइटम बेचता है, मान लीजिए कैटल फीड बेच रहे हो, आप मिल्क बेच रहे हो, एक ऐसा व्यक्ति है जो 2, 4, 6, 8, 10 तरह के आइटम बेचता है और कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली दोस्तों हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी डेटा मेंटेन नहीं करते हैं। हमें काफी सारी चीजें पता होती हैं। हमने इस एग्जांपल के अंदर गुड्स 1 अकाउंट और यहाँ पे गुड्स 2 अकाउंट, मतलब 2 आइटम हमारे पास हैं जिनकी हम सेल परचेज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर क्विंटल या KG
केजी या ग्राम्स या किसी भी चीज में हो सकता है और अमाउंट आ गई, फिर पर्टिकुलर क्विंटल्स अमाउंट आ गया। अब दोस्तों ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिया गया है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जब आपका साल स्टार्ट हुआ था 1/4/24 को, जब इस आइटम का, इस गुड्स का आपके पास कितना स्टॉक पड़ा था, तो हमारे पास में 10 क्विंटल पड़ा था और उसकी इतनी कीमत थी। पूरे साल के अंदर, इस पूरे साल के अंदर हमने इतना आइटम और खरीद लिया, तो दोनों के टोटल लगा के हमारे पास इतना माल हो गया। अब पूरे साल में हमने इतना माल बेच दिया। ये दोस्तों आप जीएसटी से भी मैच करें, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और हमारे पास 31/3/25 को इतना माल रह भी गया, तो इस सेल का और स्टॉक का टोटल लगाएंगे और ओपनिंग स्टॉक और परचेज घटाएंगे तो ऑटोमेटिक जो डिफरेंस आएगा ये आपकी इनकम हो गई दोस्तों, जिसे कि ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी और भी आपने खर्चे किए होंगे, दुकान के, किराए के, सैलरी के, वो आपकी नेट प्रॉफिट होती है। इसी तरह से हमारा जो सेकंड गुड्स अकाउंट बनेगा, इसमें भी ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग और जो डिफरेंस है वो ग्रोस प्रॉफिट बनने वाला है। देखिए दोस्तों 71,000 रुपए हमें गुड्स 1 में बने और 10,900 हमें गुड्स 2 के अंदर बने, तो 71 और 10 81,900 रुपए का प्रॉफिट हमें हो गया है। अब इस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट वाली जो शीट है, यहाँ पे हम आ गए हैं दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो आप ये देख सकते हैं 81,900 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्योंकि 2 आइटमों से हमें हुआ था। तो ये क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 31 मार्च 2025। मतलब अगर आपका एक ही आइटम है तो आप इस अलग वाले ट्रेडिंग अकाउंट को चाहे मत बनाएं, और अगर आपके एक से ज्यादा आइटम है तो पहले अलग अलग बनाएं, बाद में आप यहाँ पे समरी लगाएं। दोस्तों हर एक चीज की हमने यहाँ पे कमांड लगा रखी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक के अंदर जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, अगर आप ओपनिंग स्टॉक पे अगर आप कर्सर को, माउस को लेके आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के जो इस कॉलम का मतलब जितनी भी आपने ओपनिंग स्टॉक थी, चाहे 10 आइटम हो, 10 का 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर परचेज सारी की सारी यहाँ आ जाएगी, सेल सारी की सारी यहाँ आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा। इस चीज का और ध्यान दे दोस्तों, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है या 50 लाख से ज्यादा की सर्विस है तो किसी सीए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट सारे आइटमों को मिला करके इतना आपने इनकम कमा ली है, जिसे कि ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये ग्रोस प्रॉफिट दोस्तों आपका यहाँ चला गया इनकम में। अब माल बेचने के अलावा भी बहुत सारा काम, बहुत सारा बिजनेस आप करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी तरह की कोई सर्विस भी अगर देते हैं तो उसको भी अब P&L के अंदर दिखाना पड़ेगा। अब ये देखिए एक ऐसा व्यक्ति था जो कमीशन का काम करता है और उसको कमीशन की इनकम भी आती है। उसने किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे थे, उसका इंटरेस्ट आया, वो भी बिजनेस इनकम आ गई। कोई पार्ट टाइम इनकम, कोई जॉब वर्क इनकम, अगर वो बिजनेस रिलेटेड है तो उसकी यहाँ पे आ जाने वाली है। तो जैसे ही थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब जितना हमें उस गुड्स से पैसा कमाया था, ये देखिए ग्रोस प्रॉफिट, फिर हमने कोई अदर इनकम कमाई थी। अगर आपकी अदर इनकम नहीं है तो इन सबको हटा भी सकते हैं, और टोटल आने के बाद 8,40,000 रुपए की हमने कमाई कर ली है। लेकिन इस कमाई को करने के लिए हमने कुछ खर्चे भी किए होंगे, उन खर्चों को आज हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। आपने 2% रखे हुए थे जिनकी आपने सैलरी दी, तो सैलरी आ गई। बैंक के अंदर तो चार्जेस लगते ही लगते हैं। अगर आपने लिमिट बना रखी है KCC वगैरह की तो यहाँ आ जाएगी। आपकी कार या इस तरह की कोई भी बाइक जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है, घर पे पर्सनल यूज वाला खर्चा यहाँ क्लेम ना करें। डेप्रीशिएशन को मैं एक अलग से चार्ट के माध्यम से आपको अभी बीच में ही समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि आप एसेट शेड्यूल में जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन का चार्ट बना हुआ है। इस डेप्रीशिएशन के चार्ट में दोस्तों, जिसे कि फिक्स एसेट बोलते हैं, आपके पास क्या क्या संपत्ति है। आपके पास कोई कार है, लैपटॉप है, मोटरसाइकिल है, कोई शॉप है या कोई प्लॉट है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को फिर से आप ध्यान दें, अगर इस फिक्स एसेट को बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तभी आपको इसका डेप्रीशिएशन क्लेम होगा। कई बार आपने AC लगा लिया घर पे और उसका डेप्रीशिएशन P&L में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका जब साल चालू हुआ था 1/4/2024 को, 1/4/2024 को आपके पास कितने रुपए का आइटम पड़ा था, आपको अगर पिछली बैलेंस शीट बनी हुई है तो उसमें से डाटा उठा लें, अदरवाइज आपको आइडिया से लेना पड़ेगा। पूरे साल के अंदर अगर मान लीजिए आपने कोई और भी नई चीज खरीदी है या इस चीज के अंदर से कोई नया एडिशन किया है, तो यहाँ पे भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, 30/9 से पहले और 30/9 के बाद। 30/9 से पहले का मतलब क्या है, जितना भी डेप्रीशिएशन आपको देना है वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा, और 30/9 के बाद अगर आप उस चीज को खरीदते हैं तो हाफ यानी कि आधा डेप्रीशिएशन मिलेगा। मैंने एग्जांपल भी दिया, ये मोटरसाइकिल था, पहले हमारे पास नहीं था और 30/9 से पहले भी नहीं था, और 30/9 के बाद था 50,000 रुपए का, तो 15% इसका डेप्रीशिएशन लगता है, जो कि दोस्तों 50,000 का जो 15% डेप्रीशिएशन होगा आपका, ये 7500 रुपए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3750 आधा ही डेप्रीशिएशन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये हमने 30/9 के बाद खरीदा है और हमारी जो इसका यूज हुआ है वो 180 दिन से कम हुआ है। जैसे ही डेप्रीशिएशन के ऊपर आप यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों आप इसका कमांड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट में जब आ जाएंगे, कोई आइटम आपका 5 लाख रुपए का था और उसके ऊपर आपका 75,000 का डेप्रीशिएशन घट गया तो ये 425 की रह गई है। तो ये जो संपत्ति है आपकी, ये बैलेंस शीट के अंदर इसका टोटल चला जाएगा और डेप्रीशिएशन
1,08,750, मतलब इतनी गिसावट आपकी संपत्तियों की हो चुकी है। तो इसको 1,08,750 को मैं P&L के अंदर आपको अभी मैं बता रहा था, इसको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाने वाले हैं। ये देखिए 1,08,750 और यहाँ पे इसका कमांड भी लगी हुई है कि इस शेड्यूल से ये वहां पर होकर के आ रहा है। डेप्रिसिएशन के बाद में दोस्तों, अगर आपने बिजनेस में किसी चीज का इंश्योरेंस करवाया, आपकी कोई लिमिट चल रही थी बैंक में, उसका आपने ब्याज भरा, किसी और लोगों को ब्याज दिया, आपका कोई गोडाउन था, आपको कैश रेंट, कैश एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा जो आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, आपने कमाई तो 8 लाख कर ली, लेकिन दोस्तों इतने सारे खर्चे आपने किए तो आपकी कमाई 2,55,000 ही रह जाने वाली है। तो लास्ट का जो नेट प्रॉफिट होता है, इसी के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ता है। इस चीज का ध्यान दें। नीचे आप डेट और प्लेस लिख दें कि किस तारीख को आपने ये बैलेंस शीट बनाई है और कहां बैठ करके और किस तारीख को बैलेंस शीट बनाई है, उसको भी आप यहाँ पे लिख लें। तो आपका 255,790 का नेट प्रॉफिट आ गया है, जिसको आपको अपनी ITR में दिखाना होता है। तो अभी आपने क्या किया, पहले ट्रेडिंग अकाउंट चेक किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया। अब आपको लायबिलिटी शेड्यूल में कैपिटल अकाउंट और कुछ और चीजें हम बताने वाले हैं, जिससे कि आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों ये भी एक बड़ी चीज होती है, अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा ही अपनी ये जो कैपिटल अकाउंट है ये बनानी है। तो आपकी यहाँ पे फर्म का नाम आ गया, आपके शहर का नाम आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों शेड्यूल ए लिखा हुआ है, शेड्यूल ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा होगा। मैं आपको बैलेंस शीट में अब लेकर के जाता हूँ, क्योंकि सारी चीजों को साथ साथ में क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर शेड्यूल ए, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आई है बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक तो एसेट होता है, जो आपकी संपत्ति है, जो आपके इतने रुपए की प्रॉपर्टी है, और एक लायबिलिटीज होता है कि कितने रुपए आपने किसी को देने हैं। और इस चीज का और ध्यान दें, एक फर्म अलग होती है और फर्म का मालिक अलग होता है। तो ये बैलेंस शीट हमेशा फर्म की बनती है और इस फर्म के अंदर उस मालिक की भी देनदारी है। यहाँ पे जो मालिक का नाम आ रहा है, इस मालिक को इस फर्म ने इतने रुपए देने हैं। तो इस चीज का आप मेक श्योर करें। अब मैं आपको वापस से कैपिटल अकाउंट में लेकर के जाता हूँ। कैपिटल अकाउंट में आपने देखा होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फर्म बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट आया होगा, उसको आपने यहाँ पे दिखाया था। तो आप इसके बाद आपकी पहले की कैपिटल, अब मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर दूं, ये जो कैपिटल बैलेंस BD आया है, ये आपको नहीं पता होगा कि आपकी पहले पूंजी कितनी थी। एक बार आप इसको 0 कर दें। अब आपको ऐसी खर्चे लेने हैं, ऐसी इनकम लेनी है दोस्तों, जो आपके ना तो ट्रेडिंग में आई ना P&L में आई। अगर आपकी गैस की सब्सिडी है, हालांकि ये इनकम नहीं होती है, सेविंग का ब्याज आपके ASTS में बोल जाता है। अब ये देखिए नेट प्रॉफिट बिजनेस का 255,790, ये भी ऑटोमेटिक वहां से उठ करके आ गया है। कोई FD का ब्याज आया था, कोई सैलरी कोई आ रही है आपको, कोई एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म से कोई प्रॉफिट आया तो यहाँ पे डालें, कोई गिफ्ट मिला, कोई आपको किसी से लोन लिया, मतलब जैसे भी आपकी कैपिटल बढ़ी तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखानी है। नीचे आने के बाद आपको इसका टोटल लगा लेना है कि इतने रुपए की कैपिटल या हमारी क्रेडिट साइड की कैपिटल हमारी बन चुकी है। और फिर से हम इस जो लेफ्ट साइड के अंदर आएंगे, ये हमारे खर्चे होंगे। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, घर खर्च। एक मालिक अलग है और दुकान अलग है और फर्म अलग है, तो उसको जब यूज होता है पैसा तो अपना पैसा वहां से उठा लेता है। आपने LIC वगैरह करवाई, सुकन्या समृद्धि योजना, मेडिकल एक्सपेंसेस, कोई डोनेशन दी, कोई आपका बीमा कट गया, कोई ATG के अंदर किसी संस्था को दी, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, कोई गिफ्ट किसी को दिया, कोई ट्यूशन फीस हुई, और आपने पिछले कोई भी साल का टैक्स इस साल भरा है, तो ये सारा का सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने दोस्तों कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, एडवांस टैक्स भरा, इन सारों को यहाँ पे जोड़ लेना है। पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल, फिर सारे खर्चों को घटाने के बाद आपकी इतनी कैपिटल आ जाएगी 22,63,831 रुपए। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे खाली 0 करवा दिया था, तो 0 करवा दिया था तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको राउंड फिगर के अंदर लेना पड़ सकता है अगर आपको आपकी पिछली कैपिटल नहीं पता है तो। अब दोस्तों जैसे ही हम नीचे आएंगे, शेड्यूल ए था हमारा कैपिटल अकाउंट, शेड्यूल जो बी है हमारा, ये हमारे अनसिक्योर्ड लोन है। हमने किसी पर्सन से लोन ले रखे हैं और उसको दे ना दे उसकी कोई सिक्योरिटी या गिरवी नहीं रखी गई है। तो जिस जिस व्यक्ति का यहाँ पे नाम आ रहा है और जितने जितने रुपए हमने उसको देने हैं वो टोटल आ चुका है। अब शेड्यूल बी मैं आपको एक बार डेप्रिसिएशन जो फिक्स एसेट का चार्ट है, जो हमारी बैलेंस शीट है, उसमें भी जाकर के दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे 6,85,600 रुपए आपका आ रहा है। और बैलेंस शीट में जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे जाते हैं तो दोस्तों सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दो तरह के लोन होते हैं। जैसे हम नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अलग से शेड्यूल बनाया था हमने 6,85,600, लेकिन अलग अलग नाम यहाँ पर भी दे दिए हैं। नहीं लिखते तो आप यहाँ पे सीधा भी लिख सकते थे एज पर शेड्यूल बी, जो हमने पहले लिखा था। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिक्योर्ड लोन के अलावा एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसके की हमने कुछ सिक्योरिटी नहीं दी है, और सिक्योर्ड लोन जो बैंक वालों के लोन होते हैं, जैसे कि CC कैश क्रेडिट लोन बैंक का आ गया, कार लोन आ गया, होम लोन आ गया,
इन सब की अमाउंट यहाँ आ जाएगी। कैपिटल आपकी ऊपर आ ही चुकी है, सिक्योर्ड लोन आपका यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से एक एक चीज को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फीड करते जाना है। अगर आपकी ज्यादा चीजें नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस शेड्यूल को बनाने की बजाय डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अब करंट लायबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जहां से आपका माल आता है या जिनको आपने पैसा उधार देना है, तो उनका एक है तो दो है तो यहाँ आ जाएगा, नहीं तो आप इसका भी शेड्यूल यहाँ पर लायबिलिटी शेड्यूल में बना सकते हैं। कोई खर्चा, मान लीजिए कोई सैलरी 31 मार्च को बकाया रह गई थी, किसी की कोई फीस बकाया रह गई थी, 31 मार्च का जीएसटी आपने अप्रैल में भरा, किसी का टीडीएस काटा था वो 30 अप्रैल को भरा, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। और जैसे ही नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पे टोटल लग जाएगा, आपकी लायबिलिटी इतनी है और इतनी ही आपकी एसेट यानी कि संपत्ति होनी चाहिए। इस चीज का आपको मेक श्योर करना है। मैं आपको एक बार फिर से उसी लायबिलिटी शेड्यूल में लेकर के जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों लायबिलिटी के अंदर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ये आ गए, एक्सपेंसेस आ गए। अब हमारा जो दूसरा है शेड्यूल दोस्तों, जो स्टॉक हमारा बचा था, ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं तो हमारा दो तरह का आइटम था, एक में तो 3,86,000 और एक में 96,000 रुपए का हमारे पास पड़ा था स्टॉक। हमने यहाँ पे नीचे गए, जैसे ही नीचे आएंगे दोस्तों हम यहाँ पे 3,86,000 यहाँ भी देख सकते हैं, इतना स्टॉक एक आइटम का था और इतना था, इन दोनों का टोटल लग गया है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। और उसके नीचे हम शेड्यूल ई लिख देंगे। सन्ड्री डेब्टर्स, किसी से उधार पैसा लेना था तो शेड्यूल एफ हमारा आ जाने वाला है, जिसमें हम उनकी अलग अलग नेम लिख देंगे। अब दोस्तों लोन एंड एडवांसेस, अगर किसी को आपने पैसे उधारे दे रखे हैं, किसी को लोन दे रखा है, तो उनका भी यहाँ देखिए फॉर लोन्स आ जाएगा। इन व्यक्तियों को हमने इतने इतने रुपए दे रखे हैं और इनका टोटल भी शेड्यूल जी के अंदर चला जाने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इससे नीचे अगर कोई और भी चीज आपकी रह जाती है, मान लीजिए आपने किसी को एडवांस के अंदर पैसा दे रखा था, आपने एडवांस टैक्स टाइम से भर दिया, तो 31 मार्च तक तो आपकी वो संपत्ति होगी। आपने सिक्योरिटी दे रखी है बिजली बोर्ड को, लाइसेंस दे रखा है टेलीफोन वालों को, आपका टीडीएस कट गया, आपने एनएससी वगैरह दे रखी है, ये सारा का सारा जो टोटल होता है विद शेड्यूल वो आपका चला जाने वाला है दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर। अब आपको मैं एक बार फिर से बैलेंस शीट के अंदर लेके आने वाला हूं और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का चार्ट मैंने आपको बताया था, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है 19,16,250 रुपए आ रही है, 19,16,250 रुपए ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाने वाले हैं। इसको मैं आपको फिर से यहाँ पे बैलेंस शीट में लेकर आ रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 19,16,250 आ चुके हैं। आपके पास इतने रुपए का स्टॉक पड़ा है। आपको अलग से शेड्यूल नहीं बनाने हैं तो ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए है। सन्ड्री डेटर्स, किसी एक व्यक्ति से पैसा लेना है तो सीधा यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज आप उसका शेड्यूल अलग से बना सकते हैं कि हमने इतने रुपए इस व्यक्ति से इस व्यक्ति से लेने हैं। अब कैश इन हैंड, ये भी आपको थोड़ा आइडिया से लेना पड़ सकता है कि कितना कैश आपके पास पड़ा है 31 मार्च को। आपका एसबीआई में खाता है, पीएनबी में खाता है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सारा लिख दें। लोन एंड एडवांसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे, तो इस हिसाब से आप ये सारी की सारी चीजें जैसे ही डालेंगे। और इसके अलावा आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एफडी में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल में कर रखा है, तो ये दोनों का दोनों टोटल आपका सेम टू सेम आने वाला है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले आप, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता थी, जैसे आपने हमें शुरू से डिस्कस किया, तो पहले आप अपनी संपत्तियों को सारा जोड़ लेंगे। जो आपकी फिक्स एसेट है उनको आप टोटल लगा लेंगे, ये जो आपकी एसेट है इन सारों का टोटल लगा लेंगे और लायबिलिटी का टोटल लगा लेंगे। और यहाँ जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए जितनी भी आपकी कैपिटल बच रही होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, तो नीचे आने के बाद कैपिटल का जो ये बाय बैलेंस बीडी है ये आपका राउंड फिगर में लेकर के एक बार आप बैलेंस शीट को टोटल को मैच कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दोस्तों बैलेंस शीट मैच होने की खुशी जो होती है एक कॉमर्स स्टूडेंट से ज्यादा और कोई नहीं जानता होगा। तो हम आपकी भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी ये जो बैलेंस शीट है ये पहले ही प्रयास के अंदर मैच हो जाए। आप हमारे द्वारा बैलेंस शीट बनवाना चाहते हैं, आईटीआर भरवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको आती रहे इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें हमें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जो बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं लेकिन बैलेंस शीट का उन्हें भी नहीं पता था। और इस बैलेंस शीट का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप या तो हमें कमेंट करें या आप अपनी मेल आईडी हमें कमेंट कर दें, ताकि हम आपको इस मेल के ऊपर इस फॉर्मेट को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आप अपनी बैलेंस शीट घर बैठे ही बना सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ही विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।